Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और आज हर सोमवार की तरह हम कारोबार, अर्थनीति और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों के साथ आपसे सीधी बातचीत भी किया करते हैं। आप अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को या मोबाइल फोन से फोन करने वालों को 011 एसटीडी कोड के रूप में डायल करना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। Headlines: benchmark domestic indices snapped losing streak. Sensex adds over 300 points. Nifty closes at 25,790. Major Asian markets end with gains, and India's retail inflation rises to 1.33% in December last year. पिछले कई सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थमा। निवेशकों की खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 25,790 पर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार भी मुनाफे के साथ बंद हुए और पिछले वर्ष दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 1.33% पर पहुंची। Before we proceed any further, here is an advice from Akashvani. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब शेयर बाजार से खबरें। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज प्रमुख सूचकांक कारोबार के अंत में लाभ के साथ बंद हुए। हालांकि शुरुआत में लगातार बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन दोपहर के आसपास से इसमें तेजी आनी हुई। खासतौर से जब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने यह कहा कि व्यापार समझौते पर अगली बैठक कल होगी। इसके बाद से निवेशकों का मूड बदल गया और लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 302 अंक बढ़कर 83,878 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 107 अंक बढ़कर 25,790 पर पहुंच गया। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यदि हम विस्तृत बाजारों पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन पहले की तरह ही निगेटिव यानी घाटे के साथ बंद होता नजर आया। मिड कैप इंडेक्स में 0.4% की कमी आई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% नीचे चला गया। The benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, snapped a 5-day losing streak, ending around 0.4% higher. Both indices opened on a weak note, but recovered sharply in afternoon trade after the U.S. ambassador to India, Sergio Gore, said that the next call on a trade deal would be held tomorrow. The Sensex climbed 302 points to close at 83,878, while the Nifty added 107 points to settle at 25,790. However, the broader market at the Bombay Stock Exchange declined. The mid-cap index fell 0.4%, while the small-cap index shed almost 0.7%.
यदि सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 25 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक मुनाफा टाटा स्टील को हुआ, इसके शेयर 2.7% से अधिक ऊपर आकर बंद हुए। एशियन पेंट्स के शेयरों में 2.5% से अधिक की वृद्धि हुई। ट्रेंट के शेयर भी 2% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। यदि हम नुकसान उठाने वाली कंपनियों पर ध्यान दें तो इन्फोसिस को सबसे अधिक 1.2% का घाटा हुआ। बजाज फाइनेंस के शेयर 0.9% से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 0.3% नीचे आ गए। And among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 out of 22 sectors advanced. In the gainers, metal climbed over 1.9%, commodities increased almost 1.1%, and energy rose more than 0.8%. Among the key decliners, realty dropped over 1.1%, capital goods shed more than 0.8%, and industrials lost nearly 0.7%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,724 declined, 1,569 companies advanced, and 192 remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास $1 की तुलना में 90 रुपए 16 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार की जाने तक 98.76 पर चल रहा था। अब हम कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहेंगे अपने आज के विश्लेषक, आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ राजीव रंजन झा जी को। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि पिछले 5 सत्रों में यानी पिछले सप्ताह हमने लगातार गिरावट का दौर देखा और कारोबारी सप्ताह के पहले दिन ही आज ठीक ठाक लिवाली की निवेशकों ने। क्या मूड दर्शा रहा बाजार का, क्या सब कारण रहे आज की तेजी के पीछे? जैसा आपने अपनी समीक्षा में बताया कि जिस तरह से भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्गियो बोर ने जो टिप्पणी की और खासतौर पे कल से बातचीत शुरू होने की जो खबर थी, तो जाहिर तौर पर बाजार ने इसका बहुत अच्छा एक इस पे दिखाया है। All right, and we are joined in by our first caller, Amit from Delhi. Amit. जी मैडम। अमित जी, आप सवाल हमसे जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछ लीजिए। अमित जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मार्केट मंत्र टीम को। सर मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि अभी जो जियोपॉलिटिकल जो एक्टिविटी हो रही, लाइक मान लीजिए अमेरिका और वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड प्लस अभी आप ईरान के साथ हो रहा है, तो ईरान के साथ हाई लेवल डेलीगेशन की कोई मीटिंग होने वाली है अमेरिका के द्वारा, क्या ये सही है? दूसरा सर, आज जो जर्मनी के साथ जो 2 पक्षीय वार्ता हुई है, तो उसमें किन क्षेत्रों पे जर्मनी और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो प्रगति हुई है या समझौते हुए हैं? धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से अमेरिका के साथ बातचीत शुरू हो रही वापस और इस बीच में जर्मनी के साथ भी बातचीत जो है, ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी और भारत के जो बहुपक्षीय दृष्टिकोण को दिखाती हैं कि हम किसी एक देश पर या किसी एक गुट पर निर्भर रह करके नहीं चलना चाहते हैं। हमारे सबके साथ अपने संबंध हैं और भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति का ये पहलू बार बार स्पष्ट किया है कि किसी एक देश के साथ हमारा संबंध किसी अन्य देश के साथ संबंध पर निर्भर नहीं है। हम हर संबंध को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, स्वतंत्र दृष्टि से देखते हैं। और मतलब भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाने के लिए कई बिंदुओं पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें 19 बिंदु हैं। विस्तार से आप हमारे बुलेटिन को सुनते रहिए। समाचार आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न समाचार माध्यम में आपको उनकी जानकारी मिलेगी। आज फोन इन का प्रोग्राम है, तो हम विस्तृत रूप से आपको सभी भारत और जर्मनी के बीच आज जो समझौते हुए उसकी सूचना फिलहाल नहीं देंगे। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं, हम आमंत्रित करना चाहेंगे अब दिल्ली से योगेश को। योगेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल ये है कि अब जैसे ही परिस्थितियां हो गई है, मार्केट गिरने लगा है, तो वैल्यू बाइंग किस लेवल पर करी जाए और वैल्यू बाइंग करने को और मार्केट को टाइम करने में क्या फर्क माना जाए और कैसे वो लेवल तय किया जाए? जी देखिए, वैल्यू बाइंग बाजार के स्तर पर भी होती है और इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल पे भी होती है। तो
बाजार के स्तर पर अगर आपको वैल्यू बाइंग समझनी है तो इस समय बेशक बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, लेकिन अभी भी एकदम सस्ता बाजार भारत को नहीं कहा जा सकता है। अभी भी हम वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई बहुत पी मल्टीपल्स के नज़रिए से देखें या जो वैल्यूएशन के दूसरे पैमाने भी हैं उन पे भी देखें तो एकदम सस्ता बाजार नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सितंबर 2024 से भारतीय बाजार एक लगातार ठहराव के दौर में रहा है और अभी भी वहाँ से बहुत ऊपर नहीं है। तो इस बीच में जितनी भी अर्निंग्स ऐड होती जाती है तो थोड़ा सा कंफर्ट बनता है। तो जहाँ साल सवा साल पहले हम थोड़े से अनकंफर्टेबल वैल्यूएशंस की तरफ थे, आज की तारीख में वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, लेकिन जो आप वैल्यू कह रहे हैं वो वैल्यू शायद थोड़ा नीचे आएगी या ना भी मौका मिले उसका। अब जिस तरह से यदि ट्रेड डील की बात अमेरिका के साथ आगे बढ़ जाती है और बाजार ने शुरुआती उत्साह जो उस पर दिखाया है, अगर वाकई चीज़ें सकारात्मक दिशा में बढ़ती हैं तो फिर हो सकता है कि वो जो वैल्यू बाइंग का आप एक इंतज़ार कर रहे हैं वो मौका आपको शायद ना भी मिले। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर इज राजा फ्रॉम चेन्नई। राजा, वेलकम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, लाइक इक्विटी में अगर कोई इक्विटी 30 to 40% वट एवर थोड़ा जो उनका जो रिटर्न ठीक लग रहा मुझे, उसका मैंने प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ पार्शियली। जो पार्शियली बुक करने के लिए कोई बोलते हैं वो कैसा प्रॉफिट बुक करना, सर ये बेसिक क्वेश्चन है मेरा। जी देखिए राजा साहब, अगर आप किसी भी निवेश पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उसके दो तरीके होते हैं। पहला ये आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपने किस टाइम होराइजन को ध्यान में रख करके शुरुआत में निवेश किया था। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स करीब आ रहे हैं तो फिर आपको उस हिसाब से फैसला लेना होता है। और कभी आप ये देखते हैं कि आपने किसी शेयर में पैसा लगाया, उस शेयर में काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं, आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, आप वहाँ पर देखते हैं कि ठीक है अब इससे एग्जिट करके वो पैसा कहीं और लगाया जाए। तो ये केस टू केस बेसिस पर आपको फैसला लेना होता है। इसमें कोई एक बना बनाया फार्मूला नहीं काम करता है। ये एक सब्जेक्टिव है। किस शेयर में आपने क्या सोच कर के पैसा लगाया, आज की तारीख में उसकी स्थिति क्या है, और सबसे बड़ी बात कि भविष्य की संभावनाएं उस शेयर में कैसी हैं, वो देख करके आपको फैसला लेना होगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार भी आज अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए। जापान के निक्की 225 सूचकांक में 1.6% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हेंगसेंग 1.4% से अधिक ऊपर आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.1% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% से अधिक ऊपर आकर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में लगभग 0.5% की तेजी आई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो प्रमुख बाजारों में वहां मिला जुला रुझान था। अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डेक्स 0.6% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं बिकवाली के दबाव में फ्रांस का कैक 40 लगभग 0.3% नीचे चल रहा था, जबकि लंदन का FTSE 100 नकारात्मक रुझान के साथ अपने पूर्व स्तर के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। कुल मिला के एशियाई बाजारों की क्या प्रवृत्ति आपको दिख रही, अभी जो उथल पुथल का माहौल? And if I may add, Manoj here, if you look at the Indian markets today, in the morning it was really kind of, we were almost 750 points down so far as the Sensex is concerned. But of course, you know, with the US ambassador to India having come out with his statement that the trade talks would be happening probably in all likelihood tomorrow, did the market kind of rebound sharply, if you may say so. But the Asian markets, as Manoj was also talking about, most of the Asian markets, be it Japan or the Hong Kong's Hang Seng and all, they were in the positive right from the very beginning today. So where is the anomaly here? How do you see this? जी देखिए, इस समय भारतीय बाजार किसी दूसरे बाजार के साथ तालमेल बना करके नहीं चल रहा है। मतलब अगर आप ये मिलाने बैठे कि क्या वो एशियाई बाजारों के साथ चल रहा है, तो पहली चीज एशियाई बाजारों के अंदर ही आज आपको बेशक तेजी दिख रही थी इन जनरल, लेकिन आप कई बार देखते हैं कि आधे एशियाई बाजार एक तरफ रहते हैं, आधे एशियाई बाजार दूसरी तरफ रहते हैं। तो काफी समय तक हमने कोरिलेशन देखा अमेरिकी बाजारों के साथ, इस समय वो कोरिलेशन भी नहीं चल रहा है।
इस समय भारतीय बाजार की चाल बाकी देशों से, बाकी ब्लॉक्स से, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक्स या अगर हम कंट्रीज के ब्लॉक्स कहें तो उनके साथ कहीं भी हम एक कोरिलेशन देखना चाहें 1 to 1 तो वैसा इस समय आपको नजर नहीं आएगा। आइए लौटें स्वदेश। देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर बढ़कर 1.33% पर पहुंच गई, जो इससे पिछले माह नवंबर में 0.71% थी। मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में न्यूनतम सीमा से नीचे रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 0.76% और शहरी क्षेत्रों में 2.03% हो गई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति दर में पिछले महीने 2.71% की गिरावट हुई थी, जबकि नवंबर में दर्ज 3.9% की गिरावट से ये कम है। लगातार 7 महीने से मुद्रास्फीति की दर यानी ये सीपीआई इंडेक्स पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 0 से नीचे बनी हुई है। मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2025 के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण व्यक्तिगत देखभाल और सामान, सब्जियां, मांस और मछली, अंडे, मसाले तथा दालें और इसके उत्पादों के दाम बढ़ने के कारण हुई है। यहां पर समझना चाहेंगे क्या जता रहे ये आंकड़े और आर्थिक स्थिति क्या दर्शा रहे। जी देखिए, लगातार महंगाई दर नीचे है और उसमें खास तौर पे जैसा आपने जिक्र किया कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में लगातार चल रहा है, तो एक तरह से कंफर्टेबल स्थिति है हमारे लिए। लेकिन बहुत निचली महंगाई भी काफी लंबे समय तक, वो भी भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वो एक संतुलित स्थिति नहीं है। संतुलित स्थिति वही होगी जो आरबीआई का एक रेफरेंस रेट है कि भाई हमें 4% के आसपास महंगाई दर चाहिए। आप इसे जोड़ के देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार हमने देखी थी, काफी लोगों ने उस पर भी ध्यान दिया। और शेयर बाजार की स्थिति जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, उसके पीछे भी एक कारण ये है कि शेयर बाजार का प्रदर्शन जो है वो नॉमिनल जीडीपी के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। हालांकि हम ज्यादातर बात करते हैं रियल जीडीपी की, और दर्शकों को एक सरल तरीके से समझाने फर्क क्या है कि रियल जीडीपी में महंगाई का हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं रहता है, नॉमिनल जीडीपी में महंगाई का हिस्सा जुड़ा हुआ रहता है। असल में नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा हमें पहले मिलता है, उसमें से हम महंगाई दर हटाते हैं तो हमें रियल जीडीपी का आंकड़ा मिलता है। अब महंगाई दर इतनी कम है तो उसके चलते नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इस समय बहुत ही पास पास चल रहे हैं। एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा अंतर दोनों में चाहिए, जो इस समय आपको महंगाई दर के आंकड़ों में, इन्फ्लेशन रेट्स में नजर नहीं आ रहा है। तो वैसे ये अपने आप में अच्छा है, सबको अच्छा लगता है कि हाँ महंगाई थोड़ी नीचे रहे, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से और अगर व्यापक आर्थिक नजरिए से देखें तो ये महंगाई दर थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो शायद वो अर्थव्यवस्था को गति देने का ही काम करेगी। राजीव जी, यहाँ पर यदि ये समझना चाहें कि डिफ्लेशन की स्थिति यानी जो कह लें 0 से नीचे की स्थिति है, उससे नुकसान किस वर्ग को होता है? सबसे पहले तो आप देखिए किसान वर्ग को नुकसान होगा। मैं वही सुनना चाह रहा था कि इससे सीधा प्रभावित यदि डिफ्लेशन, एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग और दूसरा उत्पादक वर्ग, तो यहाँ उत्पादक वर्ग यानी हमारे किसान हैं, उनके हाथ में आमदनी कम आ रही है, क्या ये दर्शा रहे ये आंकड़े? इन आंकड़ों का एक वो नतीजा निकल सकता है, हालांकि आपको जाकर के देखना पड़ेगा। वास्तव में ये कमी जो है वो पूरी फूड जो खेत से निकल करके बाजार तक आने तक की जो पूरी चेन है, उसमें ये डिफ्लेशन किस पॉइंट पर ज्यादा आ रही है। जी 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 जी, इसका ज्यादा बारीकी से विश्लेषण करना होगा, जिसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फूड इन्फ्लेशन इतना नकारात्मक जोन में चल रहा है और कई महीनों से चल रहा है, तो इसका एक किसानों की आय पर असर संभावित हो सकता है। आइए आगे। And in some other stories, India and Germany signed 19 key MOUs and made 8 key announcements, including a joint declaration of intent to strengthen bilateral defense industrial cooperation and the establishment of a chief executive officers forum to bolster trade and investment. Addressing a press conference, Indian Foreign Secretary Vikram Misri said German Chancellor's visit to India witnessed a significant engagement between the two countries, focusing on enhancing cooperation in sectors such as defense, trade, skill, green energy, and people-to-people ties.
Rajiv ji, with the kind of geopolitical tensions we are seeing and also the Trump tantrums, as we may say so, how important it is for India to reach out to other advanced economies, and Germany, of course, is a case in point here. And today, as we saw the Foreign Secretary kind of announcing that we have inked, quite significant MOUs and all, 19 MOUs in all, and especially if we talk of defense, because defense is the hot potato, if we can call it so. So how important and how significant do you see these MOUs being signed with Germany? जी, देखिए, हमारी तो अपनी ये पुरानी नीति रही है कि हम अलग अलग देशों के साथ संबंध बना करके रखेंगे, किसी एक देश पर, किसी एक गुट पर निर्भर नहीं रहेंगे। दोनों ही लिहाज से, मतलब हमें सामान लेने हो, तकनीक लेनी हो, या सामान देने हो, निर्यात करना हो, व्यापारिक संबंध के दोनों पहलुओं के लिहाज से हम किसी एक गुट पर, एक देश पर या कुछ खास चुने हुए देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ये हमारी अपनी नीति है। दिलचस्प बात यह है कि अभी जैसे जर्मनी की बात हुई, या यूरोपियन यूनियन के दूसरे कई देश हैं, विकसित देश जो हैं, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि अभी तक उनकी जो नीति थी, विदेश नीति, व्यापार नीति जो भी है, और एक देश पर खास निर्भरता, इसके क्या नुकसान हैं, अब वो इस बात को ज्यादा समझने लगे हैं। और इसलिए हमारी जो नीति थी उसके हिसाब से अब वो हमारे अप्रोच को ज्यादा बेहतर समझने लगे हैं, और इसीलिए ये दिख रहा है कि उनकी तरफ से भी उत्सुकता बढ़ी है। अब वो ज्यादा इच्छुक हैं, ज्यादा उत्सुक हैं भारत के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। राइट। यहाँ पर राजीव जी, यदि ये समझना चाहें कि जर्मनी के साथ जो हमारे व्यापार के कह लें द्विपक्षीय व्यापार है, उसे नया आयाम देने की बातें की गई हैं, 19 बिंदुओं पर समझौते यानी ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। सबसे अधिक प्रमुख मुद्दा क्या लग रहा है आपको कि कहाँ हम आपसी व्यापार को, कारोबार को, संबंध को बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र में? देखिए, यूरोप एज ए ब्लॉक आप देखें जी, कुछ समय से आर्थिक शक्ति के रूप में कमजोर रहा है, लेकिन जो कुछ भी मजबूती हमें दिखती है वो जर्मनी में दिखती है। इसी तरह से यदि आप सैन्य शक्ति के रूप में भी देखें तो यूरोप के काफी सारे ऐसे देश हैं जो अपनी सैन्य शक्ति जो है वो नाटो का सदस्य होने के चलते उन्होंने एक तरह से उस दिशा में कुछ सोचना छोड़ दिया कि हमें कुछ करने की जरूरत है। उनकी सैन्य शक्ति काफी धीरे धीरे क्षीण होती गई, लेकिन जर्मनी की सैन्य शक्ति मजबूत बनी हुई है। तो जर्मनी आर्थिक रूप से भी और सैन्य दृष्टिकोण से भी यूरोप का एक महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है। तो जर्मनी के साथ भारत की साझेदारी दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है। हमारे उनके साथ व्यापारिक संबंध हैं। बहुत सारी जर्मन कंपनियां जो हैं वो भारत में काफी समय से काम कर रही हैं, काफी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो भारत और जर्मनी का संबंध कोई नया नहीं है, लेकिन चांसलर के इस दौरे से निश्चित रूप से वो संबंध और आगे बढ़ेंगे, और इस समय की जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां हैं उसमें ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके कई दूरगामी परिणाम भी निकलने वाले हैं। And our next caller is Jitendra from Jaipur. Jitendra जी। हाँ सर, ये पूछ रहा था कि अभी क्या निफ्टी 50 में फ्रेश परचेज किया जा सकता है क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आईटी में और कंज्यूमेबल खाने वाले सामान में, आईटी और खाने वाले सामान में निफ्टी 50 से लॉन्ग टर्म के लिए? जी देखिए, आप जब लंबी अवधि का निवेश करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि बाजार को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए कि क्या आज खरीद लिया जाए। निवेश की एक आदत बनाइए। हर दिन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, हर महीने जैसे आपका सैलरी आने का दिन हो, या अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप उसमें साप्ताहिक बचत के हिसाब से भी सोच सकते हैं। आप नियमित एक रूटीन बनाइए। जैसे आपके पास सैलरी आती है, मान लीजिए 1 तारीख को या 7 तारीख को, उसके तुरंत बाद आप ये सोचिए कि इस समय बाजार की स्थितियों में कहाँ पैसा लगाना है, कौन सा शेयर उस समय ठीक लग रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखिए, पैरामीटर्स देखिए। अभी आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनके चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन मूल रूप से, बुनियादी रूप से वो कंपनियां मजबूत रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी बहुत अनिश्चितताएं इस समय दिख रही हैं या आगे दिखेंगी, उनके चलते वो कंपनियां कारोबार से हट जाएंगी। धीरे धीरे वो फिर अच्छी मजबूत कंपनियां हैं, बदली हुई स्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालेंगी, लेकिन आपको सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। तो वो सही मौका क्या बस 1 महीने में आएगा और चला जाएगा, वैसा नहीं होगा। इसी तरह से आप अगर फूड कंपनियों की बात कर रहे हैं, एफएमसीजी कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो वहां भी ये बिल्कुल नहीं होगा कि बस मौका आपको किसी 1 महीने में ही मिलने वाला है। तो आप
लगातार नियमित रूप से निवेश करें। अगर आप हर महीने शेयर चुनने का काम नहीं करना चाहते तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप एक इंडेक्स फंड लेकर के उसमें एसआईपी शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि आप खुद शेयर एनालिसिस कर सकते हैं तो आप हर महीने एनालिसिस करके जोड़ते रहिए लगातार। ऐसा मत सोचिए कि बस एक ही महीने में मौका आएगा और चला जाएगा। आइए आगे बढ़ें। दिल्ली से हमारे साथ श्रोता हैं प्रकाश। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरे पास कुछ फिजिकल शेयर पड़े हैं और उनकी लिस्टिंग भी नहीं हो रही, तो मतलब कि उन शेयर का क्या कर सकते हैं? जी, फिजिकल शेयर्स के लिए अभी आपके पास थोड़ा सा विंडो बचा हुआ है। आप जल्दी से अपने ब्रोकर से संपर्क करें, उसे डीमैट करवाएं, क्योंकि ये विंडो आपके लिए अगर एक बार बंद हो गया तो फिर आपका पैसा मतलब अनिश्चित काल के लिए या शायद हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। केंद्रीय बजट 2026-27 अगले महीने की पहली तारीख रविवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में बताया कि सदन में बजट पेश करने की प्रक्रिया 1 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी। And moving on to crude now, global crude oil prices fell today after Iran said it had regained full control following the latest anti-government demonstrations in years, while investors also weighed efforts to resume oil exports from Venezuela. Brent crude was trading 0.6% down at $62.97 per barrel, and the WTI crude was trading 0.8% lower at $58.66 per barrel when reports last came in. और चलें सर्राफा बाजार। In the Indian bullion market, the 24-karat gold was trading over 1.7% up at 1,41,840 rupees per 10 grams. Silver was also trading more than 4.8% up at 2,64,610 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 1.9% बढ़कर 1,41,441 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च आपूर्ति वाली चांदी 4.6% से अधिक बढ़त के साथ 2,64,400 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। खबरों का सिलसिला थोड़ा सा आगे हम और बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के वाशिंगटन में G7 की मंत्री स्तरीय क्रिटिकल मिनरल बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक संसाधनों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करना है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं आवश्यक हैं। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और जर्मनी, इटली और कनाडा के साथ यूरोपीय संघ शामिल है। And in some other stories, India and Chile are close to concluding a bilateral comprehensive economic partnership agreement, CEPA, with 4 rounds of talks already completed. Chile's ambassador Juan Angulo said agreement would boost bilateral trade and investments as well as services. Mr. Angulo said CEPA will increase the presence of more companies and industries from Chile and India in terms of investment. He said Chile is looking forward to ending this process soon in the very last round of negotiations. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। Thank you, Rajiv ji. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices snapped losing streak. Sensex adds over 300 points. Nifty closes at 25,790. Major Asian markets end with gains. And India's retail inflation rises to 1.33% in December last year. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market